तो चलिए स्टूडेंट्स, आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लेक्चर्स। और एमपीपीएससी प्रीलिम्स का जो सिलेबस है, इसकी 5वीं यूनिट हम लोगों ने आज उठाई है। और इस 5वीं यूनिट का पहला टॉपिक है संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। तो इसी टॉपिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे और एक एक करके टॉपिक कवर करते हुए चलेंगे और यूनिट कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो पहला जो टॉपिक है संविधान सभा, तो पहले समझ लेंगे संविधान सभा। थोड़ा सा बता देता हूँ संविधान सभा थी क्या। देखिए, भारत आज़ाद होने वाला था, है ना। तो उसके पहले जब भारत आज़ाद होगा तो उसका शासन प्रणाली किस प्रकार चलाई जाएगी, प्रशासन किस प्रकार का होगा, किसकी क्या भूमिका होगी, किसके क्या अधिकार होंगे, किस प्रकार का एक कानून व्यवस्था होगी देश में। तो इन सभी का समावेशन किया जाता है उस देश के संविधान में। यानी कि उस देश का संविधान होता है किसी देश का, उसमें ये सारी चीज़ें लिखी होती हैं। जहाँ पे लिखित संविधान है, जहाँ पे अलिखित है, तो वहाँ भी ये है कि एक संविधान होता है, बस ये है कि वो लिखा नहीं गया है। तो संविधान बनाने के लिए कुछ लोगों की ज़रूरत थी। इन लोगों को ही संविधान सभा कहा गया है, जो लोग हमारे देश के लिए संविधान बनाने वाले थे। ठीक है, तो भारत देश के संविधान बनाने के लिए जो एक सभा थी, उसी को संविधान सभा बोला जाता है। अब इसकी पृष्ठभूमि हम लोग स्टार्ट करते हैं, डायरेक्ट सीधे जल्दी देखते हैं। देखिए, तो संविधान सभा की जो प्रथम मांग है, ये स्वराज पार्टी द्वारा 1924 में की गई थी। और औपचारिक तौर पर अगर बोलेंगे तो एम.एन. रॉय द्वारा, और एम.एन. रॉय द्वारा कब, 1934 में। एम.एन. रॉय का नाम सुना होगा आप लोगों ने, ये भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं और जो कम्युनिस्ट पार्टी है इसके संस्थापक रहे हैं भारत में। केवल भारत में ही नहीं, बल्कि मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी जो है उसके भी संस्थापक रहे हैं ये एम.एन. रॉय। ठीक, इसके बाद फिर कांग्रेस द्वारा मांग कब की गई संविधान सभा की, 1935 में, 1935 में कांग्रेस द्वारा। इसके बाद अगली चीज़, अब ये चीज़ तो हो गई मांग कि संविधान सभा की मांग, संविधान सभा चाहिए, संविधान सभा चाहिए। लेकिन संविधान सभा किस प्रकार से गठित होगी, कहाँ से वो सदस्य आएंगे संविधान सभा वाले, इसका सर्वप्रथम विचार रखा है जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में। और क्या विचार दिया कि ये सारे जो सदस्य होंगे ये वयस्क मताधिकार द्वारा आने चाहिए। यानी संविधान सभा जो गठित की जाएगी किसके द्वारा, देश के सभी वयस्क नागरिकों के द्वारा निर्वाचित सभा होगी ये, ऐसा विचार था जवाहरलाल नेहरू जी का। ठीक, अभी जो संविधान सभा की मांग थी ये अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम मानी गई है 1940 में। ठीक है, वही लिखा है मैंने, ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकृत। तो इस मांग को कब स्वीकृत किया गया, 1940 में। कौन से प्रस्ताव द्वारा, याद रखिएगा, अगस्त प्रस्ताव द्वारा। ठीक, ये बात हो गई कि ब्रिटिश सरकार ने स्वीकृत कर लिया। अब आगे देखेंगे हम लोग संविधान सभा का गठन। तो संविधान सभा के गठन की जो योजना है ये आई है कैबिनेट मिशन योजना 1946 में। ठीक, और इस योजना के अनुसार संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या होनी थी 389, 389। अब ये 389 सदस्य कहाँ कहाँ से लिए जाएंगे ये देखते हैं अपन। 389 कुल सदस्य हैं, इसमें से 93 लिए जाएंगे देसी रियासतों से और 296 लिए जाएंगे राज्य की विधान सभाओं से। यानी कि ये जो है राज्य विधानसभाओं से लिए जा रहे हैं। तो ये सदस्य कैसे होंगे, ये सदस्य होंगे निर्वाचित। और जो देसी रियासतों से लिए जा रहे हैं वो सदस्य कैसे होंगे, वो सदस्य होंगे नामांकित। नामांकित का मतलब उस देसी रियासत का जो राजा होगा वो अपनी रियासत से किसी एक व्यक्ति को मनोनीत या नामांकित करके भेज देगा। चुनाव नहीं होंगे, राजा भेज देगा। नामांकित मतलब नाम अंकित करना, यानी नाम अंकित कर दिया मैंने, तुलसीदास भाई तू जाएगा हमारे यहाँ से। ठीक है, ऐसे कोई सपोज नाम ले लिया है मैंने, तो ये नामांकित। ठीक, अच्छा देखिए, इसी से समझ में आएगा हम लोग को। एक क्वेश्चन बनता है प्रीलिम्स का कि क्या संविधान सभा पूर्णतः निर्वाचित सभा थी या संविधान सभा पूर्णतः नामांकित सभा थी। तो कैसी थी, आंशिक नामांकित और आंशिक निर्वाचित। क्योंकि कुछ आंशिक यानी कुछ लोग तो देखिए निर्वाचन हुआ उनका, चुनाव के द्वारा जा रहे हैं, और कुछ लोग नामांकन से जा रहे हैं। तो आंशिक निर्वाचित और आंशिक नामांकित सभा थी। ठीक, अब ये 296
जो राज्य विधानसभाओं से आने वाले हैं, इनमें 4 सीटें थी जो दिल्ली कमिश्नरी क्षेत्र की थी। ठीक, दिल्ली कमिश्नरी नहीं, कमिश्नरी क्षेत्र जिसमें दिल्ली था, कुर्ग था, अजमेर था और बलूचिस्तान था। तो 4 कमिश्नरी क्षेत्र कौन से थे संविधान सभा में, इनमें से कौन सा नहीं था, तो आप समझ जाएंगे कौन सा नहीं था। दिल्ली था, कुर्ग था, बलूचिस्तान था और अजमेर था। इसके अलावा जो भी दिखे वो नहीं था। ठीक, अब इसमें और क्या चीज़ है, अच्छा ठीक, चलिए आगे देख लेंगे, बता दूंगा। इसमें भी प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट निर्धारित की गई थी कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य चुना जाएगा। ठीक, फिर अब इसके लिए क्या होगा, इन सीटों के लिए चुनाव करवाने होंगे। चुनाव कब होंगे, जुलाई 1946 में चुनाव होंगे। ठीक है, ये जो चुनाव होंगे ये कैसे होंगे, ये अप्रत्यक्ष चुनाव और एक खास बात और कि इसमें सीमित मताधिकार होगा। ठीक, अप्रत्यक्ष चुनाव और सीमित मताधिकार। अप्रत्यक्ष चुनाव इसलिए कि क्योंकि संविधान सभा का जो चुनाव है उसमें जनता डायरेक्ट भाग नहीं ले रही है। जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि कौन, ये राज्यसभा के जो सदस्य हैं, ये चुनाव करेंगे किसके लिए, ये वोटिंग करेंगे किसके लिए, संविधान सभा के लिए। चूंकि जनता भाग नहीं ले रही है इसलिए ये अप्रत्यक्ष चुनाव हो गया। और दूसरी चीज सीमित मताधिकार यानी जो जनता जो इन लोगों को चुन रही है यानी राज्य विधानसभा के सदस्यों को, तो इसमें भी सारी जनता को वोटिंग राइट्स नहीं है, कुछ खास लोग ही हैं, है ना, इसीलिए इसको सीमित मताधिकार बोलना है। अब ये कुछ खास लोग कौन हैं, तो ऐसा समझिए वो लोग जिनके पास वोटिंग राइट्स है वो खास लोग ही हैं। ठीक है, खास लोगों के पास वोटिंग राइट्स है। खास कैसे बनेंगे, या तो आय से बनेंगे, या तो बहुत धनी है, संपन्न है ना, या तो शिक्षा बहुत अच्छी तरीके से शिक्षित लोग हैं, या फिर प्रसिद्ध लोग हैं, है ना। तो ऐसे लोगों को ही वोटिंग राइट्स था। इसलिए कहा जाता है कि संविधान सभा का चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव था और सीमित मताधिकार वाला चुनाव था। ठीक, अच्छा देखिए एक चीज़ और, जब चुनाव हुआ इसमें तो जितनी भी सीटें थी इन सीटों को 3 वर्गों में बांटा गया था। अब ये 3 वर्ग जो है कौन कौन से, मुस्लिम थे इसमें, सिख और सामान्य वर्ग। इसका क्या मतलब, इसका वही मतलब है जैसे वर्तमान में हम लोगों ने देखा होगा कि फला फला सीट है, आप सुने होंगे, ये सीट किसके लिए आरक्षित है, ये एसटी वर्ग के लिए, ये एससी वर्ग के लिए, ये ओबीसी के लिए, ये महिला के लिए। यानी कि उस सीट पर जो महिला की सीट है वहाँ पर कोई महिला ही खड़ी हो सकती है, जो एसटी की सीट है उस पर एसटी ही व्यक्ति खड़ा होगा। इसी प्रकार जो मुस्लिम सीट है वहाँ से मुस्लिम व्यक्ति ही खड़ा हो सकता है चुनाव में, और जो सिख सीट है वहाँ से सिख खड़ा होगा। जो सामान्य सीट है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे सामान्य जनरल कैटेगरी नहीं, सामान्य जो सीट है उसमें कोई भी खड़ा हो सकता है। ठीक, तो ये 3 वर्गों में विभाजन किया गया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, चुनाव का परिणाम देखते हैं। तो 296 सीटों के लिए ही चुनाव होने थे, ये तो देख लिए है यहीं पर अपन ने, है ना। ये जो है 93 सीट ये तो नामांकित होंगी। तो 296 सीटों में से 208 मिली कांग्रेस को, 73 मिली मुस्लिम लीग को और 15 मिली अन्य जो भी सदस्य खड़े हुए थे इन 2 दलों के अतिरिक्त। ठीक, अब बैठक व सदस्य देखते हैं कि प्रमुख पदाधिकारी कौन कौन थे। संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई है 9 दिसंबर 1946 को, यही लिखा है मैंने। इस सभा में अध्यक्ष चुना गया है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को। क्यों चुना गया, क्योंकि ये उस सभा के सबसे वरिष्ठ सबसे बुजुर्ग सदस्य थे, इसलिए इनको सम्मान देने के लिए प्रथम अध्यक्ष इनको चुन लिया गया। ये अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक, अच्छा एक खास बात और कि प्रथम जो बैठक थी इसमें केवल 211 सदस्यों ने ही भाग लिया, जबकि ये देखिए सदस्य कितने हैं, सदस्य तो 389 है, इसमें केवल 211 सदस्य क्यों भाग लिए, इसलिए क्योंकि इस सभा का ये यानी कि देसी रियासतों के प्रतिनिधि और मुस्लिम लीग दोनों ने ही इस बैठक का बहिष्कार किया था। ये लोग
इस बैठक में सम्मिलित नहीं हुए। ठीक है, अब वो नहीं हुए, इसका कारण क्या है? तो उसका कारण जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक है। सीधी सी बात, देसी रियासत इसलिए नहीं हुए कि उनको ये था कि हम अपना अलग संविधान बनाएंगे रियासतों का, और मुस्लिम लीग की शुरू से वही एक मांग पाकिस्तान पाकिस्तान, इस वजह से ये लोग नहीं आए। ठीक है, तो ये अस्थायी अध्यक्ष चुन लिए गए। फिर 11 दिसंबर 1946 को, याद रखिएगा, राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुन लिया गया। तो स्थायी अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। कोई पूछता है संविधान सभा के अध्यक्ष, तो बताएंगे आप राजेंद्र प्रसाद। कोई पूछता है संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष, तो आप बताएंगे सच्चिदानंद सिन्हा। कोई पूछता है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, तो आप बताएंगे सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है सीधा केवल ये संविधान सभा के अध्यक्ष, तब आप सच्चिदानंद सिन्हा नहीं बोलेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम लेंगे। चलिए, उपाध्यक्ष चुना गया एच.सी. मुखर्जी को, संवैधानिक सलाहकार चुने गए बी.एन. राव, और प्रथम मनोनीत उपसभापति फ्रैंक एंथोनी। ये क्वेश्चन एमपीपीएससी के प्रीलिम्स में आ चुका है, लगभग किसी से नहीं बना था इसका आंसर, जिसका सही हुआ वो तुक्के सही हुआ होगा। फ्रैंक एंथोनी प्रथम मनोनीत उपसभापति। ठीक है, फिर संविधान सभा के सचिव चुने गए वी.आर. आयंकर, और प्रथम अधिवक्ता रहे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक, चलिए यहाँ तक तो हो गया। अब इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे देखते हैं हम लोग, बाकी चीज़ें देख ली थी। देखिए, संविधान सभा की प्रमुख समितियां, ये मैंने इधर समितियां के नाम लिखे हैं और इधर लिखे हैं उस समिति के अध्यक्ष, ये भी प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। संघ शक्ति समिति अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू। जब भी कोई संघ वाला आएगा तो उसमें अध्यक्ष कौन होंगे? जवाहरलाल नेहरू। प्रांत वाला सरदार पटेल सामान्य तौर पे। तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल, अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष भी सरदार पटेल, और मूल अधिकार समिति जो है इसके भी अध्यक्ष सरदार पटेल। याद रखिएगा कि अल्पसंख्यक समिति है ना, इसके भी अध्यक्ष सरदार पटेल हैं। झंडा समिति कई बार पूछा गया है विभिन्न एग्जाम्स में, इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। संचालन समिति के भी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस प्रकार प्रक्रिया नियम समिति, इसके भी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अंत में लिखा है मैंने प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी, इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जितनी भी ये संविधान समिति हैं, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो समिति थी वो थी प्रारूप समिति, यानी संविधान का जो निर्माण मूल रूप से किया है, जो मूल सिद्धांत हैं उन पर विचार करने की जिम्मेदारी इस प्रारूप समिति पर ही थी, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। अब ये इतनी इम्पोर्टेंट समिति है कि इसके सभी सदस्यों का नाम आपको याद होना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा पूछ देता है कि निम्न में से कौन ड्राफ्टिंग कमेटी का सदस्य नहीं था। ठीक, तो अध्यक्ष तो हो गए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और अन्य सदस्य कौन कौन हैं? एन. गोपाल स्वामी आयंकर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, एन. माधवराव और टी.टी. कृष्णमाचारी। ये हो गए 7 सदस्य। अब एक दो पॉइंट और हैं इसमें, हालांकि पूछा नहीं गया अभी तक एग्जाम में, बता देता हूँ ऐसे कि जो एन. माधवराव हैं ये बी.एल. मित्र का स्थान लिए थे, यानी कि जो मूल रूप से प्रारूप समिति गठित की गई थी तो उसमें ये 5 सदस्य तो थे, और यहाँ पे कौन थे? बी.एल. मित्र। तो उन्होंने त्यागपत्र दे दिया और उनकी जगह पे आ गए एन. माधवराव। ठीक, और ये जो टी.टी. कृष्णमाचारी हैं ये आए थे डी.पी. खेतान के स्थान पर, क्योंकि कार्यकाल के दौरान ही डी.पी. खेतान जी की मृत्यु हो गई थी, तो उनके स्थान पर टी.टी. कृष्णमाचारी जी को ले लिया गया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। और क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो पूछे जा सकते हैं। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या बता देंगे 15 थी। संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति के सदस्य 33। देश विभाजन के उपरांत संविधान सभा के सदस्य संख्या, क्योंकि देश का विभाजन हो गया, अब जो सदस्य मुस्लिम लीग के थे वो तो चले गए सब पाकिस्तान में, तो संविधान सभा की संख्या क्या हो गई? 299, यानी कि 15 अगस्त 1947 के बाद संविधान सभा की संख्या 299 है ना, क्योंकि संविधान तो बन ही रहा था। संविधान तो 1950 तक बना है और देश आज़ाद हो गया हमारा 1947 में 15 अगस्त को।
तो पाकिस्तान उधर बढ़ गया और इधर हो गया हिंदुस्तान। तो पाकिस्तान वाले जो थे, यानी कि जो क्षेत्र थे, उस क्षेत्र से चुने हुए जो सदस्य थे वो चले गए कहाँ, पाकिस्तान में। ठीक, तो ये जो 299 सदस्य हैं, इसमें 229 सदस्य जो हैं ये हैं ब्रिटिश प्रांतों से। ठीक, और बाकी जो बचे 70 ये क्या, ये भारतीय देसी रियासतों के सदस्य हैं। ठीक, संविधान का प्रथम वाचन, ये किसी एग्ज़ाम में पूछा गया था अभी कुछ दिन पहले, अब एसएससी में पूछा गया है या और कहीं पे देखा नहीं, याद नहीं है मुझे, लेकिन याद रखिएगा संविधान का प्रथम वाचन ये 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक चला है। ठीक, अब आगे देखिए संविधान कब बन गया और पारित हो गया। याद रखिएगा 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया और पारित कर दिया गया। तो पारित करने के लिए सदस्यों ने, कितने सदस्यों ने इस संविधान पर हस्ताक्षर किया, 284 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, तो इस दिन पारित कर लिया गया था, अपना लिया गया था, लागू नहीं किया गया था। लागू कब किया गया, 26 जनवरी 1950 को। और पारित और अपनाया कब गया या पूर्ण रूप से बन कब गया, तो 26 नवंबर 1949। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को ही संविधान दिवस मनाया जाता है। ठीक, फिर राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया, 22 जुलाई। ये सब क्यों बता रहा हूँ, ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें जो अपनाई गई हैं ये संविधान सभा द्वारा ही अपनाई गई हैं, है ना, क्योंकि अभी कोई निर्वाचित सरकार ऐसा कुछ नहीं है, निर्वाचन हुए ही नहीं है। ये वही निर्वाचन के द्वारा संविधान सभा बनी हुई है जो 1946 में हुए थे। देश आज़ाद होने के बाद जो प्रथम निर्वाचन हुआ है वो 1951-52 में हुआ है। तो तब तक के लिए यानी 15 अगस्त 47 से लेके संविधान के बनने तक की व्यवस्था भी तो करनी पड़ेगी ना। तो राष्ट्रध्वज क्या होगा, राष्ट्रगीत क्या होगा, यही सब। राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को और राष्ट्रगान व राष्ट्रगीत अपनाया गया है 24 जनवरी 1950 को, यानी संविधान लागू होने के 2 दिन पहले। इसी दिन यानी 24 जनवरी 1950 को ही जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद, उनको राष्ट्रपति चुन लिया गया। राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुना गया कब, 24 जनवरी 1950 को। किसके द्वारा चुना गया, तो ये भी क्या, संविधान सभा के द्वारा चुना गया। ठीक है, संविधान सभा के द्वारा। ये सब भी पूछा जाएगा किसके द्वारा चुना गया, तो संविधान सभा के द्वारा। ठीक, संविधान सभा की अंतिम बैठक भी हुई है 24 जनवरी 1950 को और भारतीय संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। तो ये हो गया आपका टॉपिक कंप्लीट, संविधान सभा। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने चाहिए।